चुनाव से पहले झारखंड में एक युवा नेता की बड़ी तेजी से चर्चा हो रही थी। इंटरनेट पे वो युवक छाया हुआ था। वजह था अलग अलग आंदोलन। भाषाई आंदोलन की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, रोजगार की बात करें या फिर खतियान की बात करें, वो युवा हर एक जगह छाया हुआ था। इंटरनेट पर ना सिर्फ झारखंड बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में सुर्खियां बटोर रहा था। उस लड़के के पीछे कोई भी कैमरा, कोई भी लेंस एकाएक मुड़ जाया करता था। इंटरनेट पर उनका एक छोटा सा रील मिलियन मिलियन में व्यूज ला रहे थे। कौन है वो नेता जिसने विधानसभा में बड़े कम उम्र में विधानसभा के इस पटल पर एंट्री मारी? हम बात करेंगे जयराम महतो की। टाइगर जयराम महतो, यानी कि जो टाइगर उपनाम है, उस टाइगर में बहुत सारे मायने छिपे हैं। हम खुद जयराम महतो से बात करने की कोशिश करेंगे और टाइगर के इस मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। जयराम जी, आपकी जो शिक्षा दीक्षा है, जहां से आपने पढ़ाई किया, आप एक आंदोलनकारी के परिवार में आपका जन्म हुआ। आपके पिता भी आंदोलन से जुड़े थे। आपकी जो शुरुआत है, जो शिक्षा दीक्षा है, जो ग्रामीण प्रवेश है, उसके बारे में आप बात करें। से मेरा जन्म धनबाद में ही हुआ और मेरा जो अपना घर है वो धनबाद जिला का एक तोपचांची ब्लॉक है, जहाँ मानटाण गांव है। और बचपन के दिनों में ही हमें मामा घर शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि उसके कारण थे कि पिताजी का और दादाजी का एक ही साल उनका डेथ हुआ था। दादाजी का डेथ होने के 3 महीना बाद पिताजी का भी डेथ हो गया, और उसके ठीक साल 1.5 साल पहले हमारी माता पिता की दूसरी संतान का डेथ हुआ था। उससे ठीक 2 साल पहले हमारे माता पिता की पहली संतान का डेथ हुआ था। हम अपने माता पिता की तीसरी संतान है। तो चूंकि गांव में अंधविश्वास है और भारत अंधविश्वास का भी देश है, भारत अगर देवी देवता पूजा और भक्ति का देश है तो अंधविश्वास का भी देश है भारत। तो मामा घर के लोगों को लगा कि शायद हमारे घर में सब कुछ ठीक नहीं है। हमसे पहले हमारे 2 भाई बहन का डेथ हुआ था, हमारे पिताजी और दादाजी दोनों का एक ही साल डेथ हुआ। तो सबको लगा कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, अगर इस लड़के को भी यहाँ छोड़ दिया जाए तो शायद इसका भी जीवन ना बच पाए। तो फिर हमारी नानी हमें ले गई, एकदम कह सकते हैं कि माँ का दूध पीने की उम्र में वो हमें मामा घर ले गई। और हमारा भरण पोषण हमारी नानी ने, हमारे नाना ने, हमारी मौसी ने किया है। वहीं हमारी प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय लकर खवारी, आमडी, जो आपका सदर विधानसभा में आता है। वहीं से हमारा पढ़ाई स्टार्ट हुआ। फिर बीच में एक समय ऐसा आया जब नाना जी का डेथ हो गया, नानी का भी डेथ हो गया, तो फिर हम अपने गांव वापस चले आए तोपचांची। उसके बाद वहां से आने के बाद हमने अपना मैट्रिक की जो परीक्षा लिखी वह एसएसडी हाई स्कूल रोआम बागमारा तोपचांची से 2009 में। उसके बाद हमने मैट्रिक पास करने के बाद हमने, चूंकि पढ़ने में शुरू से तेज तरार थे, तो साइंस चुना, विज्ञान को चुना। और फिर कतरास कॉलेज कतरासगढ़ में मैंने अपना इंटर ऑफ साइंस का जो जीवन होता है शिफ्ट किया। और 2011 में कतरास कॉलेज से इंटर की परीक्षा को मैंने साइंस से पास किया। उसके बाद फिर कॉलेज के लिए हम चले गए, तो राजगंज डिग्री कॉलेज गए। वहाँ से जो बागमारा प्रखंड और विधानसभा टुंडी में आता है, टुंडी मेरा होम विधानसभा है। तो चूंकि हम साइंस के विद्यार्थी थे तो मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स लेके पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन बीच में एक शायद वो रजिस्ट्रेशन था या फॉर्म फिलअप था, एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि बहुत पुरानी मेमोरी है। 1600 रुपए की बात थी। हम घर गए तो माँ बोली कि अभी अभी तो नहीं है, तो कुछ दिन का समय देखो, हम जुगाड़ करते हैं। तो हमको लगा कि अब मुश्किल है, साइंस को जिस परिस्थिति से आते हैं साइंस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हमें लगा कि हमको ही कुछ करना होगा। तो जाहिर सी बात है, साइंस लेके नहीं लग पा रहा था कि हम कुछ कर मैंने पढ़ाएंगे भी और फिर जाएंगे, क्योंकि हॉस्टल एक जगह खोजे थे जहाँ हॉस्टल में रह के बच्चों को पढ़ाना था। जी। लेकिन वहां से साइंस के लिए आपको भी 3 ट्यूशन चाहिए थे। फिजिक्स का ट्यूशन चाहिए था, केमिस्ट्री आपका ऑनर्स है, मैथ का ट्यूशन चाहिए था। तो आप खुद भी ट्यूशन करेंगे और बच्चों को भी पढ़ाएंगे, ये दोनों चीज पॉसिबल नहीं था, ये घर से रह के। तो आपने अंग्रेजी ऑनर्स में शिक्षा लेना पसंद हाँ, किया शायद। वहीं से रूट मेरा चेंज हुआ। जब केमिस्ट्री ऑनर्स को हम एक साल मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ किए, लेकिन जब वही 1600 रुपये को हम नहीं भर पाए तो फिर हमने अपने रूट को बदल दिया, इंग्लिश ऑनर्स। और फिर जाके हम बच्चों को भी पढ़ाने लगे।
बनस्थली हाई स्कूल करके है तिलैया में, जहाँ हम पढ़ाना स्टार्ट किए हॉस्टल में रह के, और हमें वहाँ सैलरी मिलती थी 3,400 रुपये। तो उससे थोड़ा बहुत घर और थोड़ा बहुत अपना पॉकेट खर्च, चूँकि स्टूडेंट थे। उसके बाद हमने राजगंज डिग्री कॉलेज से 2015 में बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश ऑनर्स के साथ कंप्लीट किया। फिर वहाँ से हम चले गए पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद, जहाँ से हमने मास्टर ऑफ आर्ट्स को पास आउट किया 2017 में। उसके बाद वहाँ से लगभग 2017 के बाद 2021 तक, जब तक हम इस आंदोलन में नहीं आए थे, तब तक हमने हमारे गांव में ही एक सरकारी स्कूल है, टीएपी हाई स्कूल प्लस टू उच्च विद्यालय, जहाँ मैंने 4 साल निःशुल्क शिक्षा दान दिया। वो सरकारी स्कूल है और मैंने वहाँ निःशुल्क बच्चों को 2 घंटा 4 घंटा 3 घंटा जिस प्रकार मुझे समय मिलता था मैं वहाँ पढ़ाता था। और उसी बीच मैंने बिनोबा भावे में डीट का एग्ज़ाम बैठा था मैं, तो वो रिजल्ट भी आ चुका था मेरे फेवर में, तो फिर मैंने पीएचडी के लिए एडमिशन भी किया। तो आप टीचिंग लाइन से जुड़े थे जयराम जी, और आंदोलन में जो आपका प्रवेश हुआ, चूंकि आप शिक्षा दीक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे और आप मेधावी थे, तो ऐसे लोगों के लिए, खासतौर पर जिनका बचपन थोड़ा अभाव में बीता हो, तो राजनीति में आने का जो जज्बा है ऐसे लोगों में थोड़ा कम मिलता है, लेकिन आप में जो मिला, जिसको क्या माने, ये जेनेटिक था, पिता का जो खून था वो आप में था? जेनेटिक मानिए, हमारी भाषा में भी कहावत है, बापे पुत्र प्राप्त घोड़ा नहीं तनी तो थोड़म थोड़ा। तो पिताजी मेरे झारखंड आंदोलन से संबंधित थे, और ये भी तभी हुआ, राजनीति में मेरा आना भी तब हुआ जब हम वापस दोबारा अपने गांव वापस आए। अगर मेरी शायद नाना नानी जिंदा होती तो शायद हम गांव वापस नहीं आते, या तो फिर हम आते बहुत एक उम्र को पार करने के बाद आते हैं, या फिर उस समय आते जब शायद हमको विवाह करना होता। लेकिन इतना तय था कि अगर नाना नानी जिंदा होते हैं तो शायद हमें लगता है कि मेरा फाइनल पढ़ाई मामा घर में ही होता, तो फिर हम दोबारा। तो हम दर्शकों को बता दें कि जो जयराम महतो, इनके पिता कृष्ण कुमार महतो एक आंदोलनकारी थे, और इनकी माता को संभवतः सरकार की तरफ से पेंशन भी शायद दिया जाता है। आंदोलनकारी आश्रित पेंशन। बिल्कुल। तो इनके पास जो आय के साधन थे वो कम थे, बावजूद इसके जयराम में कहीं ना कहीं पिता का जो खून था, जो इनके पूरे, अगर आप करियर को देखें तो शिक्षा के बीच में एक आंदोलनकारी छात्र के तौर पर, ये वहां से इनका जो रास्ता है वो बिल्कुल अलग हुआ। ये क्या जर्नी थी, कैसे आप प्रवेश किए इसमें? जब हम गांव वापस आ गए तो जाहिर सी बात है कि अगर अपनी प्रतिभा है तो छुपती नहीं है, जी। चाहे वो खेल का मैदान हो या फिर गांव की कुछ मीटिंग्स हो। तो वहाँ पर जब हम अपना बातों को रखने लगे, क्योंकि लोगों के साथ हम लोग का जेनेटिक रहा है कि लोगों के बीच रहे हैं। दादाजी ओझा वैद्य का काम करते थे तो वो भी जाहिर सी बात है लोगों के बीच रहना, पिताजी आंदोलनकारी थे तो लोगों के बीच रहना, तो हम भी लोगों के बीच रहने लगे। तो उनकी छोटी छोटी समस्याओं में पार्टिसिपेट करने लगे, अपना ओपिनियन रखने लगे। तो मैं जब अपना ओपिनियन रखता था तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। जी। मुझे एक घटना याद है, मैंने उसको सदन में भी प्रकट किया था, शायद मैं 10वीं क्लास में था। हम क्रिकेट खेलने के लिए गए थे, तो एक चापाकल था, वहाँ पे पानी पी रहे थे, तो बगल में एक महिला अपनी पुत्रवधू से और अपना उसका जो हस्बैंड है, काफ़ी फाइटिंग हो रहा था, लड़ाई हो रहा था। तो मैंने कारण पूछा कि क्यों लड़ाई हो रही है, तो बोला कि शायद इसका 2 बेटी हो गया या तीसरा बेटी है, तो उसके लिए उसको मैंने धुतकार मिल रहा है। तो फिर हम बोले कि आप लोग 8वीं क्लास में चैप्टर नहीं पढ़े हैं, लिंग निर्धारण गुणसूत्र नहीं पढ़े हैं? वहाँ तो स्पष्ट लिखा है कि एक लड़की जिम्मेवार नहीं होती है, वो बेटा होगा या बेटी, एक्स 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 वाई आपको पढ़ना चाहिए। तो जब हम अपना ओपिनियन को समाज में रखने लगे, जो हम किताबों से पढ़ के गए थे उसकी काफी सराहना लगी, क्योंकि लोग पढ़ के गए तो उसको समाज में नहीं रखें, वो अपनी नौकरी करते गए, उसको जो चीज वो पढ़ के गए उससे वो नौकरी करने लगे। लेकिन मैं जिन चीजों को मैंने पढ़ा था उसको मैं समाज में रखने लगा। तो मैंने जब वो उनको समझाया कि इसमें इसका कोई दोष नहीं, इसमें आपके लड़के का दोष है, इसके पास गुणसूत्र है आपका एक्स वाई, आपकी जो पुत्र वधु उसके पास तो एक्स एक्स गुणसूत्र है। तो बोला लड़का बहुत तेज है, तो चर्चा होने लगा किसका लड़का है, तो बोला कृष्णा महतो के लड़का लगो। तो पापा का नाम आज भी तो चांची ब्लॉक आसपास के जो ब्लॉक हैं वहाँ काफी प्रसिद्ध उनका नाम। तो जयराम के पिता भी बहुत चर्चित थे, और जयराम, ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे, ये जो टाइगर शब्द लगा आपके पीछे, क्योंकि आपसे पहले जगन्नाथ महतो, चंपई सोरेन, कई ऐसे महतो नेता हुए, या जो दूसरे आदिवासी नेता हुए, वे टाइगर शब्द जो है वो उसके पीछे में लगता है। संभवतः देश का ये पहला राज्य है जहां पर लोगों के नाम से पहले टाइगर लगाया जाता है। इसके पीछे का क्या मतलब है? देखिए, अब बाकी जो राजनेता हैं उनके पीछे टाइगर क्यों लगा वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उनकी आयु में और मेरी आयु में काफी फर्क है। लेकिन मेरे नाम के आगे टाइगर लगने का कारण था कि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ, और आज भी आप जब भी मुझे सदन में देखते हैं
विधानसभा के सत्र में तो मैं जनरली स्पोर्ट टी शर्ट पहना हुआ अपने आप को पाता हूँ, आप भी देखते हैं। तो स्पोर्ट्स में रहने के कारण मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था और ड्राइव में बहुत अच्छी लगाता था। तो कैच से मैं बहुत शानदार पकड़ता था, तो वहीं से हमको ये टाइगर नाम मिला, टाइगर जंप। हम लोग जंप जो मारते थे उसको टाइगर जंप बोला गया। लेकिन जहां से आप चुनाव लड़े, जिस बेबी दीदी को आपने हराया, हम्म। कर उनके पति को लोग टाइगर कहते थे। तो ये जो टाइगर है वो डुमरी में जो नया टाइगर गया, जो जन अपेक्षाएं वहां पर हैं, इस टाइगर से वो अपेक्षाएं अब तक कितना पूरा हो पाया है? देखिए, अभी तक तो लोग काफी सराहना कर रहे हैं। लोग जब वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, जैसे डुमरी वाले बगोदर जाते हैं, उनके पड़ोस में मांडू विधानसभा है, उनके पड़ोस में टुंडी है, उनके पड़ोस में बेरमो है। तो वहाँ उनके रिश्तेदारों के बीच जब चर्चा होता है तो आके वो सुनाते हैं, तो कि हमको फक्र होता है कि हमने आपको विधायक चुना है। हम जहाँ भी जाते हैं हमारे तमाम रिश्तेदार हम लोग से भी कहते हैं कि चलिए आपने एक अच्छा विधायक चुनकर भेजा है, जो पूरे राज्य को गर्व महसूस करा रहा है। तो अभी तक जनता जिस प्रकार से मैंने सदन में जनता के मुद्दों के साथ, और जिस प्रकार से मैं जमीन पर बैठकर लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ, उनके साथ मिलने से कभी मैं परहेज नहीं, हमारे उनके बीच कोई दूरी का अनुभव नहीं होता है। तो उन सारी चीज़ों के मेरे क्रियाकलापों की बहुत सराहना लोग करते हैं कि हम लोग नेता नहीं, घर का एक बेटा चुने हैं, और हमें फ़क्र होता है कि हमने एक ऐसे नेता को चुना है। जयराम के बारे में कहा जाता है कि एक नेता के साथ साथ बहुत अच्छे राजनेता भी हैं। राजनीति की उनको सही समझ है। शायद यही कारण है कि 12% पॉपुलेशन वाले इस झारखंड में, जहां कुर्मी 12% पाए जाते हैं, विनोद बिहारी महतो, सुदेश महतो, उसके बाद जयराम महतो, इन्होंने महतो राजनीति यानी कि कुर्मी की राजनीति को बड़ा तरीके से समझा था। और चुनाव से ठीक पहले, तकरीबन 2 साल पहले, इन्होंने मुद्दों को राजनीति बनाया। क्या ये बहुत सोचा समझा चाल था आपका, जयराम? नहीं, ये एक्सीडेंटली था, ये पॉसिबल ही नहीं कि मेरे जैसा एक सामान्य घर का लड़का राजनीति में आए, वो विधायक बने, ये असंभव चीज़ है। ये एक्सीडेंटल है। हम एक्सीडेंटली पॉलिटिक्स में आए हैं, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं। हाँ, हमने विधायक बनने के लिए मेहनत किया, जी तोड़ मेहनत किया, खूब संघर्ष किया। इतना मेहनत किया कि आज हम 30 साल की उम्र में हमने चीनी खाना छोड़ दिया। आज 30 साल की उम्र में हमने मांस मछली खाना छोड़ दिया। इतना हम 3 साल मेहनत किए हैं। 3 घंटा मात्र सोए थे हम। लोकसभा के टाइम हम कंटिन्यू, मैंने जब से हमने कैंपेन स्टार्ट किया था, 3 से 4 घंटा खाना का तो ठिकाना नहीं। तो अब मेरा राजनीति में आना एक्सीडेंटली था, लेकिन चुनाव जीतना एक्सीडेंटली नहीं था। ये कोई सोच भी नहीं सकता है कि एक साधारण घर का लड़का, अभी आप देखिए ना, 22 की 21 नए नेता आए हैं, आप उनके बैकग्राउंड को, मैं एक दिन देखा कि मेरे 2-4 युवा विधायक मेरे अगल बगल बैठे हैं, तो मैं, मुझ में उत्सुकता आई कि भाई हम भी युवा हैं, ये भी युवा है, जरा इनको जानते हैं। तो जैसे ही मैंने उनको इंटरनेट में खंगाला, पता चला वो पूर्व विधायक के बेटे हैं, फिर हम सेटिस्फाइड हो गए कि मेरी तरह नहीं है भैया, ये डिफरेंट है हमसे। तो मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, सो ये कोई प्लान कर ही नहीं सकता है कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे। लेकिन जो खाका आपने खींचा, जो आउटलाइन आपने बनाया था, 2022 को देखें तो आप भाषाई आंदोलन के जनक माने जाते थे। आंदोलन बढ़ा आगे। फिर आपने 1932, जो कि यहाँ पर एक हिडन एजेंडा था, हालांकि उसको लोग छूने से डरते थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा कई बार इसे पकड़ने का कोशिश किया, लेकिन सबसे पहले आपने पकड़ा। 1932 के खतियान के बुलंद आवाजों के साथ आपने युवाओं को जोड़ा। जो नेतृत्व क्षमता था उसको लोगों ने पहचाना। तो जयराम, क्या मान के चले कि जो आपकी नेतृत्व क्षमता है, जो आपके असली काबिलियत है, आपने जो वहां के युवा है उसको आपने संगृहित किया, फिर इंटरनेट की दुनिया में उसको बिल्कुल आपने ट्रेंडिंग बना दिया? जी, निसंदेह, कुछ चीजें आप में बचपन से का वो गुण होते हैं, चाहे वो क्लासरूम रहे या फिर खेल का मैदान रहे। मैंने हमेशा टीम को लीड किया है, अपने आप को हमेशा एक लीडर के रूप में रखा है। लेकिन पॉलिटिक्स का लीडर बनूंगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और निसंदेह जो बीता 3 साल रहा, विशेषकर जो आंदोलन की शुरुआत हुई, उसमें कहीं ना कहीं हमने बड़ा बहुत बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को प्रस्तुत किया, और उसी का आज परिणाम है कि आपके बीच आज विधानसभा में मैं बैठा हूँ और आप मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं। आपने बहुत इंटरेस्टिंग रील सब बनाए, जैसे कि गाड़ी से आपका छलांग लगाता हुआ, युवाओं के बीच में जयराम का वहां पर स्थापित होना, जो रील आप काटते थे, जो आपकी सोशल मीडिया टीम काम कर रही थी। क्या आपको इसका पूरा अंदाजा था कि सोशल मीडिया कैसे वर्क करता है? जिसने अपने युवाओं को जोड़ा, उसमें सोशल मीडिया का कंट्रीब्यूशन कितना मानते हैं? मैं आया हूँ इंटरनेट से, लेकिन मैंने अपने कदम को, अपने जड़ों को जमीन के अंदर तक फैला दिया है। ये इसमें मुझे मैं सीधी बात करता हूँ, इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। ये आपने सही कहा, वो इंटरनेट ही था, वो मेरा पहला स्टेटमेंट ही था जो पूरे राज्य में वायरल हुआ, जो रणधीर वर्मा चौक में पुतला दहन के बाद सिटी लाइव के चैनल पर चलाया गया था। वो इंटरनेट ही था
जिसने जयराम को रातों रात ख्याति दिलाई, जयराम को रातों रात पहचान दिलाई। लेकिन मैं केवल इंटरनेट के भरोसे घर पे नहीं बैठा रहा, मैं गांव तक गया, गलियों तक गया। और हमें लगता है इस राज्य में जितने एक मंत्री, मुख्यमंत्री ने अपने 20 सालों के कैरियर में जितने गांवों का विजिट नहीं किया होगा, मैंने उतना 3 सालों में उतने गांवों का, उतने क्षेत्रों का, उतनी गलियों का विजिट किया, उतनी सभाओं को मैंने मेंटेन किया, अटेंड किया। तो निसंदेह मैं इंटरनेट से आया हूँ, लेकिन अभी मेरी जड़ें और मेरा फैलाव गांव तक है। युवाओं का सबसे चर्चित चेहरा, सबसे बड़ा नेतृत्व और लाखों के संख्या में युवाओं को संगठित करना, उसे साथ लेकर चलना एक बड़ी बात होती है। लेकिन जिस मुद्दों को जयराम ने छुआ था, जहां से इनकी पैदाइश हुई थी, अगर हम बात करें भाषाई आंदोलन की, अगर हम बात करें रोजगार की, तो जयराम कम से कम भाषाई मुद्दों पर अलग दिखे, ऐसा लोगों को लगता है। देखिए निस्संदेह जब भाषाई मूवमेंट हुआ तो उस समय काफी आक्रोश था, और वहाँ के स्थानीय युवाओं में रोष था, और उनको एक बोल्ड वॉइस की आवश्यकता थी, जी। जिस वॉइस में काफी चीजें हों, जानकारी हो, संविधान की जानकारी हो, भूगोल की जानकारी हो, इतिहास की जानकारी हो। तो मेरा अध्ययन वहाँ काम आया, और मैंने जब सभाओं में, कार्यक्रमों में अपनी बातों को रखने लगा, तो लोग, एक बहुत बड़ा कुनबा हमारे साथ जुड़ा। हमें याद है शुरुआती दिनों में जब मानव श्रृंखला नहीं हुआ था, तो जब मीटिंग्स होते थे 200-250 लोग आते थे सुनने के लिए, लेकिन जैसे जिस दिन मानव श्रृंखला हुआ उसके अगले दिन कम से कम 5,000 लोग सुनने आए थे। वो संख्या बढ़ती गई। शुरुआती दौर में जयराम को लोग बहुत हल्के ढंग से ले रहे थे, लेकिन मीडिया ने और मीडिया के पंडितों ने यह समझना शुरू कर दिया था कि जयराम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, झारखंड के राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और जब लोकसभा का चुनाव हुआ और गिरिडीह से इन्होंने चुनाव लड़ी, तो उस लड़ाई में इन्होंने प्रूफ कर दिया कि जयराम को हल्के में लेना भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लिए एक बड़ा खतरे का संकेत था, जो कि विधानसभा में दिखे। ये जो जर्नी आपने स्टार्ट किया, जो राजनीति आपने स्टार्ट की, जो लड़कों को जोड़ा आपने, लोकसभा के चुनाव में ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था, लेकिन दूसरे पार्टियों को नहीं दिख रहा था। ऐसा क्यों था जरा? देखिए सामान्यतः उनको लग रहा था कि ये सभाओं में भीड़ होती है, और सही बात है, पहले जब सभाएं होती थी तो सभी दलों के लोग सुनते थे। हमें इग्नोर किसी ने नहीं किया है। उन्होंने भले हमारे सामने खड़े होकर परिचय दिया को कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर वो तुरंत मोबाइल में जाके खंगाली लेते हैं कि बंदा है कौन। तो उनको ये लगा कि इनको सुनने के लिए सभी राजनीतिक दल जा रहे हैं, ये झारखंड के मुद्दों पे बात करता है, ऐसा ये बात कर रहा है जैसा कभी झारखंड में किसी ने किया ही नहीं ऐसा बात। जो जिस तरीके से ये प्रेजेंट कर रहा है चीजों को, जिस लॉजिक से ये बातों को रख रहा है, और जितने धारा प्रभाव के साथ रख रहा है, 4-4 घंटा स्पीच देना बिना पानी की एक घोंट पिए, ये बहुत मैंने आश्चर्य का विषय था। तो लोग सुन रहे थे, और उनको ये लग रहा था कि जब ये भीड़, जब वोट का समय आएगा तो शायद इस युवा के साथ खड़ा ना हो, और वो शायद वे अनुभव नहीं कर पाए, वो आकलन नहीं कर पाए जो। और हमने आकलन कर लिया था कि जब लोग आ रहे हैं, अपने पैसे से आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं वो वोट जरूर करेंगे। और हमने सही समय पे डिसीजन भी सही लिया, क्योंकि पहले हमने धनबाद लोकसभा का चयन किया था, और शायद अगर हम धनबाद लोकसभा लड़ते तो ये ख्याति नहीं मिलती, वोट आता। ये ख्याति नहीं मिलती। देखिए, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जयराम की पृष्ठभूमि भले ही ग्रामीण हो, लेकिन जो इनकी समझ थी और झारखंड की राजनीति या देश की राजनीति के बदलते टेक्नोलॉजी, एजेंडा और नेतृत्व में जो इन्होंने एक तरह से ब्लेंड स्थापित किया था, जो मिक्स बनाया था, उसको अगर बहुत गौर से देखें तो जो इनको बहुत हल्के ढंग से ले रहा था। लोकसभा चुनाव में कई लोकसभा जो क्षेत्र थे, वहां पर झारखंड जयराम की पार्टी ने बड़ा खेल किया था और कई जगहों पर जीत हार के फॉर्मूले को काफी हद तक प्रभावित किया था। चाहे वो देखिए गिरिडीह का चुनाव हो, धनबाद का चुनाव हो, रांची का चुनाव हो, आपने उसके वोट पर कहीं ना कहीं बड़ा फर्क डाला था। इसको कितना मानते हैं आप? जी बिल्कुल, अच्छा खासा वोट मिला। और लोकसभा में तो हमें लगता है आश्चर्यजनक लोग मानेंगे, क्योंकि हमारे पास सिंबल नहीं था। धनबाद के प्रत्याशी का सिंबल हेलमेट था, तो गिरिडीह में हमारा सिलेंडर था। कहीं गन्ना किसान था, तो कहीं कैंची था। तो हमारा लोकसभा में अलग अलग सिंबल होने के बाद भी लोगों ने जो 9 लाख के आसपास वोट दिया था, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उसी से हम लोग आकलन कर लिए थे कि जब लोगों को सिंबल को लेकर कंफ्यूज है, उसके बाद भी अगर हमें इतना यूनाइट होकर वोट किए हैं, तो हमारा सिंबल हो जाएगा, तो वोट प्रतिशत में भी इजाफा होगा, और हमें पक्का है कि हम लोग विधायकों बन के ही जाएंगे सदन में। देखिए, मीडिया को इसकी जानकारी थी, जितने भी प्रिंट मीडिया थे, जो लीडिंग देश के बड़े बड़े अखबार थे, उन्होंने जयराम को काफी स्पेस देना शुरू किया था, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि झारखंड की राजनीति में जयराम एक बड़ा नाम होने वाले हैं।
विधानसभा चुनाव से पहले, चूंकि एक ही साल में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना था, जयराम को संभवतः भाजपा या झारखंड मुक्ति मोर्चा शायद समझने में थोड़ी चूक कर दी। लेकिन उसमें एक बात और है कि आपके पास सिर्फ एक विधानसभा है। अगर आप चाहते तो आपके पास और भी कई सीटें होती, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आपने हालात को नहीं समझा। नहीं, चूँकि देखिए आखिर हम मैंने कहा कि कैसे एक 29 साल का लड़का कैसे मतलब इतनी बड़ी पॉलिटिक्स को कैसे समझे? आज बड़े-बड़े नेता 20 सालों का अनुभव, 30 सालों का अनुभव और मात खा जाते हैं। महज़ मेरी तो 2 साल से राजनीतिक समझ थी। निसंदेह, चूँकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिन पे हम लोग 10,000 वोट से पिछड़ गए हैं, 15,000 वोटों से पिछड़ गए हैं। तो वहाँ हम लोग उन सीटों को जीत सकते थे अगर हमारे पास टीम होती या फिर चूँकि माने ऐसे प्रत्याशी का हम चयन करते हैं जैसा बाकी लोग चयन करते हैं। लेकिन मैंने तो प्राथमिकता यही दिया कि हम उन युवाओं को चुनेंगे जो आंदोलन में रहें। लेकिन हर चीज़ आंदोलन और पॉलिटिक्स दोनों काफ़ी डिफरेंट होता है। ये चीज़ भी मायने रखती है। एक आंदोलन करना भी एक अलग चीज़ होता है और एक विधायक के रूप में चुनाव लड़ना, दोनों चीज़ में भारी अंतर होता है। बिल्कुल, अगर हम राजनीति को समझें तो आपको दिखेगा कि भाजपा या झारखंड मुक्ति मोर्चा, अगर जेएलकेएम ने अगर सीट सिर्फ एक जीता, लेकिन हराने में और जिताने में इन्होंने 12 से 13 सीटों को कहीं न कहीं प्रभावित किया। इस सबक को भाजपा ने भी लिया। भाजपा के जब रिसर्च हो रहे थे, जब एनालिसिस हो रही थी, तो जयराम के इस जीत को और पार्टी में उनके वोट बैंक को काफ़ी एनालाइज़ किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा तरफ से कई बार कटाक्ष भी आए, तो आज दोनों पार्टियों के लिए जयराम गले की हड्डी बने हुए हैं। इसमें कितना दम है जयराम? देखिए, जब नई राजनीतिक पार्टी कोई उभर कर सामने आती है तो चुनौती तो रहेगी, चूँकि वो स्थापित वोटों में से ही ना अपना वोट बैंक बनाती है। हम ही जो जब आए और जिन लोगों ने हमें मत दिया, वोट किया, ज़ाहिर-सी बात है ये लोग पहले किसी और को वोट करते आए हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है चुनौती तो आपकी होगी और चुनौती आप देख पा रहे हैं कि चुनौती किस रूप में है कि आज हम अपने आप को अकेला पाते हैं। राजनीतिक विचारधारा में भिन्नता होनी चाहिए, आलोचनाएँ भी होनी चाहिए, लेकिन आज विगत विधायक बनने के बाद मेरे साथ कई ऐसी घटनाएँ घटी, जिन्हें हम अकेले पाए। हम मान के चले यहाँ के लोग अपढ़ हैं या फिर छोटे-छोटे विचार के हैं? छोटे विचार के भी हैं और बिल्कुल कहीं न कहीं इनको इस बात को तो लेकर माने काफ़ी सबको तो तकलीफ़ हुआ है कि ये लड़का इस अब कोई खाली पाँव सदन में आएगा, कोई साधारण कपड़ों में सदन में आएगा, तो जो लोग एक मसीहा टाइप की राजनीति करके आए हैं, चुनाव जीतने के बाद जनता के सामने भगवान बन के खड़े होते हैं, उनका घर सुबह 5 बजे आके लाइन लगना पड़ता है, तो उनको तो हमने चोट दिया है। नहीं, अब आप इसी घटना से सुनिए, आज मोदी और राहुल गांधी 2 धुरी हैं, एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, लेकिन जब कोई ऐसी घटना घटती है अपने कम से कम सोशल मीडिया हैंडल में कम से कम संवेदना व्यक्त करते हैं। मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घटी, किसी ने संवेदना व्यक्त नहीं किया। ये एक देखिए सोचने वाली बात है कि जयराम ने कम से कम जो पार्टी हैं, पार्टियों के अंदर में ये कम से कम आक्रोश तो ज़रूर बना दिया है। क्योंकि अगर जयराम की बातों को देखें तो 2 इसके मायने निकलते हैं। या तो यहाँ के नेताओं में वो संवेदना नहीं है, या फिर यहाँ के नेता में वो जानकारी नहीं है, या यूँ कहें कि वो नेता इन्हें पसंद नहीं करते। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जयराम की पार्टी में और जयराम के क्षमता में कहीं कोई गुरेज नहीं। हर आदमी यही कबूल करता है कि जयराम में बड़ी क्षमता है। अगर लेकिन जयराम अगर थोड़े और उदार होते, थोड़ी पहचान और थोड़े परख को थोड़ा और ऊंचा करते, तो आज 1 सीट नहीं आपके पास 5 सीटें होती। नहीं, उदार में कोई कमी नहीं रहा है, उदारवादी हम दिल से बहुत साफ हैं, वादी हैं। हाँ, ये कह सकते हैं परख नहीं थी। इस बात में कोई गुरेज नहीं स्वीकारने में कि हमें चीज़ों की सामंजस्य की राजनीति की मार्केट की मुझे गांव की परख थी, लेकिन राजनीति की एक मार्केट भी होता है, उस मार्केट की मुझे परख नहीं थी। उसकी मार्केटिंग आपको समझ नहीं थी। आप विधानसभा पहुंच गए। अब विधानसभा में जो आपके एजेंडे थे, जो इस 4 एजेंडे के भरोसे आप यहाँ पे पहुंचे थे, जिन मुद्दों को आपने प्राथमिकता दी थी, भाषाई मुद्दा था, बेरोजगारी और 1932 के खतियान, ये तमाम चीजों को विधानसभा में कितना आप उठा पाए उन मुद्दों को? देखिए, हमें लगता है इस बात की तो पूरी राज्य ने सराहना की कि पहला सदन जिस प्रकार से एक नए नवेले विधायक ने प्रेजेंट किया है। आ, माननीय वित्त मंत्री जी ने एक दिन मेरे पीठ पे हाथ रख के सराहना किया कि बाबू, मेरा जीवन राजनीतिक पॉलिटिकल करियर 45-50 सालों का है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा प्रदर्शन मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। बाबूलाल मरांडी सर के भी पीए एक दिन आए, उन्होंने भी आके पूछा कि विधायक जी, आपको कोई आपका जो मैटर है, कोई आईएएस आईपीएस टाइप के लोग मदद कर रहे हैं क्या? बोला नहीं सर, हम तो खुद रिसर्च करते हैं।
तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बोला नहीं, सर पूछ रहे थे कि आप कहाँ से मेंटेन करते हैं? कितना संतुष्ट है अपने इस उपलब्धि से जयराम जी? देखिए, अब 2 ढाई 4 5 मिनट का समय मिलता है तो उससे उसमें उस कम समय में मैंने जो प्रेज़ेंट किया है, जितना बेबाक, जितना सटीक, जितना तार्किक, बाकायदा स्पीकर साहब भी पूछे हैं, कहाँ से कंटेंट लेके आते हैं विधायक जी? हम बोले सर रिसर्च करते हैं, रात 2 बजे तक पढ़ते हैं, फिर सुबह 11 बजे तैयार होके विधानसभा के लिए आते हैं। तो ये मेरे लिए उपलब्धि है और मेरे लिए आत्मसंतुष्टि है। जेलकम जिस ताकत के साथ में एंट्री मारा और जिस तरह से सेंसेशन आपने बनाया, आंसू आज पीछे है। लेकिन जो आपके आंदोलन चल रहे थे, अभी के अगर दिनों में देखें तो जयराम अब अन्य कारणों से सुर्खियों में है। जो आंदोलन आपके थे उसका धार थोड़ा धीमा नहीं पड़ गया? नहीं देखिए, धीमा नहीं है, हम लोग तो लगातार सड़कों पर हैं। अभी भी हमारी रामगढ़ बूढ़ाखाप में हमारी महिला टीम विशेषकर देख रहे हैं, वहाँ धरने पर बैठी हैं। हमारे जगह-जगह पर जहाँ जनता के मुद्दे होते हैं, वहाँ हमारी टीम हमेशा अ, मुस्तैद रहती है, जनता के साथ कार्य कर रही है। हम लोग लगातार जो पहले थे, आज भी हम लोग वही हैं, हम लोग सड़क पर भी हैं और सदन पर भी हैं। आप पे कुछ कंट्रोवर्सीज हुए, बोकारो में भी हाल के दिनों में काफी कुछ कंट्रोवर्सी हुआ। श्वेता सिंह के साथ में जो आपके संघर्ष हुए उसको लेके भी आप चर्चाओं में थे। तो जयराम क्या वाकई में बहुत मैच्योर नहीं हो पाए हैं, या फिर अपने हक की लड़ाई उसी अग्रेशन से लड़ना चाहते हैं जैसे जिसके लिए वो जाने जाते हैं? दोनों में से क्या वजह है? नहीं देखिए, मैच्योर तो हो रहे हैं धीरे-धीरे, क्योंकि सब एक प्राकृतिक गुण होता है। अगर आप जिस युवा अवस्था में हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है युवाओं का जैसा गुण होगा। आप अगर प्रौढ़ अवस्था में हैं, तो प्रौढ़ जैसा गुण होगा। आप अगर वृद्ध अवस्था में हैं, तो वृद्धों का गुण होगा। तो निस्संदेह जिस अवस्था में हैं, जिस आयु सीमा में हम हैं, अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत एक लंबा रास्ता मुझे तय करना है, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ, परख रहा हूँ और बेहतरी के साथ आगे बढ़ूँगा। अच्छा, जयराम आगे की राजनीति कैसे देखते हैं? जेलकम की राजनीति आगे कैसे देखते हैं? पार्टी कहाँ तक आगे जाएगी? आगे जो आने वाला समय है उसमें अपने पार्टी का भविष्य कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो पार्टी का भविष्य जो हमारे पार्टी के नेता हैं, उनकी मेहनत पे डिपेंड करता है। नई पार्टी है, आपको मेहनत करना होगा, आप समीकरण पे नहीं है। जेएमएम का नेता अगर पूरे 4 साल घर में बैठ जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चुनाव जीत जाएगा। बीजेपी का नेता 4 साल घर में बैठ जाएगा, वो 5वाँ साल निकलेगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चुनाव जीत जाएगा। मैंने देखा है, हर चुनाव को मैंने देखा। मैंने रविंद्र पांडे जी को चुनाव लड़ते हुए देखा है। मैंने चंद्रप्रकाश चौधरी जी को देखा है। लेकिन हम एक नई नवेली पार्टी हैं, हमें जनता के बीच रहना होगा और जनता को संतुष्ट करके रखना होगा, तभी हमारा भविष्य है, नहीं तो फिर जो आपकी छवि है उसको बना के रखना होगा। बिल्कुल उसको बना के रखना। अब थोड़ा राजनीति से हट के बात करते हैं। इतना व्यस्तम समय में अपने परिवार के लिए, खासतौर पर अपनी माँ के लिए और आपकी दादी के लिए आप कितना समय निकाल पाते नहीं निकल पाता है। कल का ही घटना है, कल 11:30 बजे रात हम घर गए, घर ठकठकाए, जिसमें दादी और माँ सोती है, जो मिट्टी का घर है, और बगल में एक प्रधानमंत्री नहीं इंदिरा आवास कहेंगे उस समय, इंदिरा आवास। वो जो मिला है उसमें भाई और उनकी वाइफ, और एक 2 इंदिरा आवास मिला है। एक दादी को मिला है और एक चाचा विकलांग कोटे से मिला है। तो 2 इंदिरा आवास है हमारे घर में, और जो हमारा पुश्तैनी मकान है उसमें दादी और माँ सोती है, तो उसको हम खटखटाए तो नहीं खोला। तो भाई को फिर बुलाएँ तो बोला कि सब सो गए हैं। तो बोले ठीक है, डिस्टर्ब मत करो, हम निकल रहे हैं। तो हम वो मतलब कभी-कभी मेरा घर, मेरा आंगन भी पूछता है कि हम मेहमान बन के रह गए हैं। अगर इन चीज़ों को हम सुनाएँगे तो लोग कहेंगे कि एक विधायक क्या ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ, कल की घटना है, रात 11:30 बजे की घटना है। कल मैं अपने घर गया, लेकिन घर के किसी व्यक्ति से मैं अपने भाई के अलावा नहीं मिल पाया, चूँकि सब लोग सो चुके थे। और घर जब भी जाते हैं तो बिल्कुल एक मेहमान के तर्ज पे ही जा रहे हैं। और चूँकि मेरा एक विचारधारा अलग है, हम जीत के आए हैं डुमरी विधानसभा से। अगर हम टुंडी से जीतते तो शायद घर के लिए मेरे पास समय होता, चूँकि वहाँ की जनता भी ज़ाहिर-सी बात है, उन्होंने विधायक चुना है। लेकिन आपके दादी को बहुत तसल्ली होगी कि जिस बेटा को उन्होंने जन्म दिया, जो उनका पोता है उसी रास्ते में है और नाम जो है वो रोशन कर रहा है। नहीं, तसल्ली तो है, और तसल्ली फ़क्र तो हमारी माँ को शुरू से ही रहा है। मेरे बाल्यकाल से ही हमारी माँ ने हम पे गर्व किया है। जब बचपन में हमारी माँ जाती थी जंगल लकड़ी लाने के लिए, तो एक दिन एक पूर्व शिक्षक मिले थे। बोला, "आप तो जयराम महतो की माँ हैं। आपका बेटा के पास एक इतना बड़ा सेना है कि जंगल काट के आपका घर ले जा सकता है।" तो मेरी माँ बड़ी विनम्र से बोली कि मेरा बेटा कभी लोगों का अपना इस्तेमाल नहीं करता है। वो घर के काम में, दूसरा का काम में वो जान लौटा देगा, लेकिन अपने काम में किसी को नहीं बोलता है। जयराम महतो झारखंड में एलिजिबल बैचलर हैं, यहाँ की सबसे योग्य युवा हैं, तो शादी-वादी का प्रपोजल आता होगा आपको? नहीं आया है, चूँकि शायद बाकी लोगों को भी लगता है कि इसका लाइफ़स्टाइल, इसका जीने का तरीका अलग है। देखिए, एक सफल होना अलग चीज़ है, और लोग आपको शादी की नज़र से देखें वो अलग चीज़ है। शादी की नज़र से आपको एक लड़की देखती है, और ज़ाहिर-सी बात है वो लड़की एक इंस्पायर के तौर पे हमको देख सकती है।
लेकिन जब जब वो अपने लाइफ पार्टनर के रूप में अगर हमको देख रही होगी, तो किसी भी एंगल से आज जिस प्रकार से मॉडर्निटी में हम कदम रख चुके हैं, हम सूट ही नहीं हो पा रहे होंगे उनके लिए। हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा, हमारा तौर तरीका, हमारा बिहेवियर, तो इसीलिए हमें अभी तक बस एक हमारे महादेवता हैं जो जरी डी के हैं, वो एक बार एक चर्चा किए थे कि विधायक जी का, हम बोले अभी तो रुकिए, बाकी ऐसा कोई प्रपोजल घर में दादी के माध्यम से, माँ के माध्यम से, चाचा के माध्यम से, रिश्तेदार के माध्यम से कोई प्रपोजल ऐसा नहीं आया। लेकिन हम इस पे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखते कि जो लड़का इंटरनेट पे सेंसेशन बना हुआ हो, जिनके फैन फॉलोइंग्स लाखों में हो, जो अलग-अलग मीडिया और सोशल हैंडल चलाने वाले लाखों में व्यू पाता हो, वहां पे इनको प्रपोजल की कमी होगी। जयराम जी झारखंड विधानसभा के कमेटी में बतौर एक महत्वपूर्ण कमेटी में मेंबर भी हैं। उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। जी, हम 2 समिति मेंबर हैं, एक पुस्तकालय समिति जिनके चेयरमैन डॉक्टर नीरा यादव जी हैं, कोडरमा एमएलए, और एक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जिसके चेयरमैन विकास सिंह मुंडा जी हैं, तमाड़ विधायक। और फिलहाल हम लोग लगभग 15 दिनों का टूर करके भी आए हैं, खाद्य आपूर्ति समिति, जिनमें हमारे साथ विकास सिंह मुंडा जी और डॉक्टर लुइस मरांडी जी साथ थे। क्या कुछ नया अनुभव मिला इसमें आपको? चूंकि बड़ी जिम्मेदारी मिली आपको। जी, बहुत सारी, हाँ, बहुत सारी चीज़ें, और चूँकि ये समिति नई है, इसी बार विधानसभा में रिफ़ॉर्म हुई है, तो इसको लेकर हम लोग काफ़ी गंभीर हैं। और इस समिति के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लगातार प्रत्येक बैठक में उपस्थिति हो रही है। चेयरमैन साहब भी हर बैठक को अटेंड कर रहे हैं, हम भी हर बैठक को अटेंड कर रहे हैं। और इस जो आउट ऑफ स्टेट का टूर था, उसमें बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं जो झारखंड में इम्प्लीमेंट होने की आवश्यकता है, और इसको लेकर चेयरमैन साहब को हम लोग निसंदेह वो उसका अनुभव साझा करेंगे। स्पीकर साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, चूंकि पढ़ने लिखने से उनका बड़ा रुचि रहा है और विधानसभा में रचनात्मक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। कितना सहयोग मिलता है उनका? जी, उनकी तरफ से काफ़ी कोऑपरेट मिलता है, और वो बार-बार इस बात को दर्शाते भी हैं। एक इकलौता विधायक होने के बाद भी जिस प्रकार से उनका सहयोग रहा है विधानसभा में हमें अपने आप को, अपने मुद्दों को प्रेज़ेंट करने का, इनमें निसंदेह उनका हम धन्यवाद करते हैं। जो माता पिता हैं उनको इस बात को लेकर बड़ी तसल्ली होगी कि उन्होंने जयराम को जन्म दिया है। जयराम का जो जीवन